नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको हम हैदराबाद लिए चलते हैं और हैदराबाद से जो खबर आ रही है वो ये है, और सबसे अहम खबर मैं समझता हूँ कि तेलंगाना की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वो है रियासती काबीना का इजलास। रियासती काबीना का इजलास कल मुनक़िद होगा, यानी जुमे को 4 बजे शाम सेक्रेटरीट में मुनक़िद किया जाएगा और उसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि किसानों को जो कर्ज माफ़ करने की बात है उस सिलसिले में अहम फैसला लिया जाने वाला है और हो सकता है कि कल ऐलान भी किया जाएगा। काबीना फैसला करेगी और किसानों के कर्ज माफ़ करने का और फिर ऐलान कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रैतो भरोसा स्कीम पर अमलावरी, उस सिलसिले में भी कहा जा रहा है कि फैसले लिए जाएंगे या ऐलानात किए जाएंगे। और न्यू स्टेट एम्बलम जो है, जैसा कि तनाज़ा पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि उस एम्बलम में जो दुरुस्त करना था कर दिया गया है, तो हो सकता है कि उस मसले पर भी बात की जाएगी रियासती काबीना के इजलास में। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जहां तक काबीना का इजलास है वो इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि इस मरतबा काबीना में तौसी से मुतालिक फ़ैसला भी लिया जाएगा, यानी जल्द हो जाएगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान से के जो कायदीन हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात की और उन्हें काबीना में तौसी से मुतालिक तो उनके साथ तबादला ख्याल किया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो नॉमिनेटेड पोस्ट है उस पर भी भर्तियों का अमल शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि कई कांग्रेसी कायदीन हैं जो इस उम्मीद में है कि उन्हें नॉमिनेटेड पोस्ट के लिए नामजद किया जाएगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि अब काबीना में तौसी की जब बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस मरतबा काबीना में जब तौसी होगी तो एक मुस्लिम नुमाइंदे को ज़रूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी की अदम मौजूदगी के बायस लोगों में बेचैनी पाई जाती है। ख़ासतौर पर अक़लियतों ने ये खुलकर इज़हार कर दिया है कि कांग्रेस की कामयाबी में अक़लियतों का अहम किरदार रहा, उसके बावजूद भी अक़लियती नुमाइंदा शामिल नहीं किया गया काबीना में। तो बहरहाल जैसे कि मैंने कहा है कि नईम वजाहत हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो हम चलते हैं और उनसे कल के इजलास के बारे में पूछेंगे कि जो सबसे अहम मसला है, मैं समझता हूं कि अगर अक़लियतों के हिसाब से देखा जाए तो वो काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी की शमूलियत से मुताल्लिक़ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पहले कहा जा रहा था कि शायद 18 जून को काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, लेकिन शायद चीफ मिनिस्टर की कोई मसरूफियत रही होगी, उसके लिए उसको 21 जून को काबीना का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। ये मानसून सेशन, असम्बली के मानसून सेशन से पहले मुनक़िद होने वाला कैबिनेट का इजलास है, तो अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि केस पहले तो किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ़ करने का है केस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया है। किस तरह कर्ज माफ़ किए जाएंगे, बहुत सी जगह से पता चला है कि मुख्तलिफ अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो दूसरी रियासतों में कर्ज माफ़ी का जो रूल है उसका जायज़ा लें और कल कैबिनेट में पेश करें। तो कल वो कैबिनेट में पेश करेंगे, काबीना के इजलास में किसानों की कर्ज माफ़ी का जायज़ा लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपने एम्बलम की भी बात की है। हुकूमत ने 2 जून से पहले एम्बलम तैयार कर लिया था, लेकिन चंद तनाज़ात की वजह से इसको इल्तवा कर दिया गया था और ये कहा गया था कि असम्बली में डिस्कशन के बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कल काबीना में बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन होगा, लेकिन असम्बली में मुबाहस करते हुए इसको सबके सामने मंजूरी दी जाएगी, ऐसे भी बातें चाहते हैं, यानी इत्तेफाक राय चाहते हैं। इत्तेफाक राय के बाद इसको मंजूरी दी जाएगी। आपने बात की है अक़लियती नुमाइंदगी, ज़रूर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं और पहली मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी काबीना में नहीं है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है जी, और बहुत कई ज़राए से भी ये पता चल रहा है कि अब की बार जब काबीना में तोसी हो रही है तो मुस्लिम शहरों को ज़रूर शामिल किया जाए। जी, तो उस पर भी कल बातचीत होगी।
मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आपने की है, नॉमिनेटेड पोस्टों की बात की है और 2 गवर्नर कोटे के एमएलसी की बात की है, यकीनन इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू होगी और एक कोई फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि काबीना के इजलास से पहले, काबीना की वो असम्बली के इजलास से पहले काबीना की तौसीए हो सकती है, इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं। और वैसे भी बजट का जहाँ तक ताल्लुक है, आप देखेंगे बजट को भी तो खतियत देना है, वो जी हाँ, मुकम्मल बजट पेश करना, मुकम्मल बजट, हाँ मुकम्मल बजट पेश करना है। 18 जून से मुकम्मल बजट पेश करने पर मुख्तलिफ महकूमा जात के अहदेदारों की जानिब से तैयारियाँ शुरू कर दी। यानी तजावीज़ तलब की गई है। पहले तजावीज़ तलब कर ली गई थी, उन तजावीज़ पर कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना आमदनी के अंदाज़ा। अब देखिए 24 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। अगर इसमें बजट को मुकम्मल बजट को मंजूरी दी जाती है, उस लिहाज से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि तेलंगाना को कितने फंड्स आएंगे, कितनी स्कीमों से कितना फ़ायदा होगा, कितनी ग्रांट मिलेगी। इसके बाद तेलंगाना में बजट को खतियत देने में आसानी होगी। बहरहाल नाज़रीन, काबीना का जो इजलास कल मुनक़िद होने वाला है बहुत ही अहम इजलास है। ख़ास तौर पर अक़लियतों से मुताल्लिक़ जो फैसले किए जाएंगे बहुत अहम होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी की शमूलियत बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि रेवंत रेड्डी जिस अंदाज़ में कहते हैं कि वो अक़लियतों के साथ इंसाफ करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ किया जाएगा। अब देखना ये है कि किस तरह ये इंसाफ होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि किस तरह यानी जनाब आमिर अली ख़ान को नॉमिनेट किया गया और उसके बाद आपने देखा कि कैसे वो इल्तिमा में पड़ा। फिर अब ये कहा जा रहा है कि जब काबीना का इजलास होगा तो फिर वहाँ ये किया जाएगा कि एक मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल करने की को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जो इतलात आ रही हैं, यही इतलात आ रही हैं कि इस मरतबा काबीना में मुसलमानों को ज़रूर नुमाइंदगी दी जाए। जी। तो हो सकता है गवर्नर कोटे में भी जो पहले नाम पेश किए गए थे, दोबारा उन्हीं नामों को पेश किया जाएगा। हाँ। पहले ये भी कहा गया था कि दोबारा उन नामों को पेश कर दिया गया है, लेकिन अब देखना है कि उन नामों को दोबारा पेश किया गया है या फिर दोबारा पेश किया जाएगा। जी, कल मालूम पड़ जाएगा। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अक़लियतों का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह अक़लियतों ने कांग्रेस की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। बहरहाल ये तो रही काबीना के इजलास की बात, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हैदराबाद आप देखेंगे कि कभी इसको हाईटेक सिटी कहा गया, कभी फार्मा सिटी कहा गया, तो कभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की मेडिकल सिटी यानी मेड सिटी कहा गया, और हद तो ये है कि यहाँ पर मेडिकल हब भी कहा गया। तो ये जो चीज़ें हैं हैदराबाद को बहुत ज़्यादा मुमताज़ करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ के आवाम की जो सादगी है, इनकिसारी है, आजिज़ी है, मोहब्बत है, मुरवत है, हमदर्दियाँ हैं, वो समझता हूँ कि यहाँ बहुत इंसानियत पाई जाती है। और इसी वजह से हैदराबाद को न्यूयॉर्क सिटी के तर्ज पर तरक्की देने की चीफ मिनिस्टर ने बात की थी। तो अब ये देखना है कि क्या हैदराबाद को न्यूयॉर्क सिटी के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तरक्की देने के मंसूब बनाने से पहले हुकूमत को ये देखना चाहिए कि किस तरह हैदराबाद का जो अंडरग्राउंड जो वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है और निज़ाम के दौरे हुकूमत में उसे तैयार किया गया। तो क्या जब बारिश होती है तो आप देखें किस तरह हैदराबाद में ऐसा लगता है कि झील के मनाजिर हमारे सामने आते हैं। तो क्या उस यानी खामियों को रखते हुए भी क्या हम हैदराबाद को न्यूयॉर्क सिटी की तरफ पर तरक्की दे सकते हैं? देखिए, पुराने शहर के लोगों को साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बहुत सपने दिखाए थे। ये कहा था कि पुराने शहर को इस्तांबुल की तरफ पर तरक्की दिया जाएगा और सिकंदराबाद को डलास की तरफ पर तरक्की दी जाएगी। जी। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ना पुराना शहर इस्तांबुल बना, ना सिकंदराबाद डलास बना। जी। अब चीफ मिनिस्टर नए जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के तौर पर हैदराबाद को तरक्की दी जाएगी। हैदराबाद के अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपने बुनियादी मसला पेश किया है ड्रेनेज का। जी। ड्रेनेज के मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने का एक प्रोग्राम बनाया है। और साथ ही साथ आपका मीरालम पर केबल ब्रिज तामीर किया जा रहा है। मेट्रो रेल को तोसी दी जा रही है और साथ ही साथ RRR रीजनल रिंग रोड को भी अहमियत दी जा रही है। अगर तीनों कामों को मुत्तहिदा तौर पर मुकम्मल कर लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो न्यूयॉर्क की तरफ पर जो तरक्की देने का जो मंसूबा है वो किसी हद तक मुमकिन हो सकता है। नहीं, मैं सब आपको बताता हूँ कि जहाँ तक न्यूयॉर्क सिटी के तरफ पर तरक्की देने का सवाल है, अगर आप हाईटेक सिटी जाएंगे, उसके रिंग रोड की तरफ उस तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हैदराबाद में नहीं है। बहुत ही अच्छी तरक्की की है और वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, जो वहाँ पर
कैंपस बनाए गए हैं, जो नए नए कंपनीज आए हैं, होटलें हैं, वो गैर मामूली है। सड़कों का निज़ाम किस तरह है, गैर मामूली है, उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि कोई भी शहर अगर आप तरक्की करता है, या जैसा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि हैदराबाद को न्यूयॉर्क सिटी की तरफ पर तरक्की दें, तो आप यकीन जानिए कि उस वक्त ही ये चीज़ें मुमकिन हैं जब अमन हैदराबाद में हो, अमन व अमान का जो लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो सूरत है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि किसी शहर में अगर 24 घंटों के दौरान 5-5 कत्ल की वारदातें पेश आ जाती हैं, इक़दाम कत्ल की 2 वारदातें पेश आ जाती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि उस शहर की बदनामी का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान, यानी 2 दिन के दौरान जो कत्ल की वारदात पेश आए हैं, काले पत्थर में शिमला नामी एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, फिर अलीमुद्दीन का आसिफ नगर में कत्ल किया गया, और काचीगुड़े में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई, तुकाराम गेट में एक खातून को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह भारत नगर सनत नगर में अकबर अजहर नामी एक शख्स को कत्ल किया गया। तो इस तरह की जो कत्ल की वारदात पेश आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद का नाम बदनाम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सच कहा। आपने 48 घंटे की बात की है। जी हाँ। मैं गुज़श्ता 1 हफ्ता पहले से निकाल के देख लीजिए आप, हफ्ता 10 दिन में मैं समझता हूँ कि और 5 या 6 कत्ल आपको हैदराबाद नहीं मिल जाएंगे। कितनी अफसोस की बात है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अजला में आप देखेंगे कि पेद्दापल्ली में एक 6 साल लड़की को अस्मत रसी करते हुए कत्ल कर दिया। जी जी, अस्तगफुरुल्लाह। हाँ। और आप इधर देखेंगे नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में एक शख्स को लाठियों से बरसरेआम हमला करते हुए कत्ल कर दिया। 2 दिन पहले की बात है, मियाँपुर में एक बाप ने अपने 13 साल बच्ची के साथ मुँह काला करने की कोशिश की, बच्ची ने उसकी मुखालिफत की तो उसका कत्ल कर दिया। मुज़ाहमत पर उसका कत्ल कर दिया। अभी 2 दिन पहले की बात है कि कालेश्वरम में एक वाक़या पेश आया। एक SI है, एक हेड कांस्टेबल, खातून हेड कांस्टेबल का बंदूक की नोक पे अस्मत रेज़ी की। हुकूमत ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उसको मुअत्तल नहीं किया बल्कि बरतरफ कर दिया। बिल्कुल, इस तरह के लोगों को बरतरफ करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि जो SI है उसको 2 साल पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए, जो 1 साल 2 साल पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो लड़कियां आ रही थी, उनको किताबें देने का बहाना करते हुए उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उसकी शिकायत पर उस वक्त 3 महीने के लिए उसको मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो अपनी पैरोकारी करते हुए दोबारा पोस्टिंग हासिल कर लिया। तो इसके बाद ये हरकत की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात है हैदराबाद शहर के, हैदराबाद की नेकनामी को और रियासत की जो तरक्की है उसको मुतासिर कर सकती है। जी जी, बहुत मैं समझता हूँ। वो नहीं वजह साहब, जहाँ तक हैदराबादियों का सवाल है, हैदराबादियों में ये चीज़ें नहीं हैं, उनमें हमेशा हमदर्दी रही है। हो सकता है कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो दीगर रियासतों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं रोज़गार के लिए, तालीम के लिए, तो ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात में मुलविस हैं। देखिए, और एक बात क्या है, सबसे पहले फ़ोन जो जड़ है, बुराइयों की जड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल सब गलत बताता है हर चीज़ों को। जी जी, उसके से फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत से लोग हैं। जी जी, लेकिन उससे बिगाड़ जो फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो रहा है। और एक बात आपने बात की है कि लोग बेरोज़गार हैं। जी हाँ, जी हाँ, बेरोज़गारी है। और घरों में बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे बच्चे, और घरों में शायद बड़े लोग भी बच्चों को तालीम नहीं दे रहे। स्कूल्स की तालीम में भी रेस्पेक्ट, सब्र नहीं सिखाया जा रहा है। आजकल के नौजवानों में सब्र बहुत कम देखा जा रहा है। नहीं, वजह देखिए, नहीं वजह सब, जहाँ तक माहिर नफ्सियात का सवाल है, उनका यही कहना है कि बच्चे जो मोबाइल की लत में मुब्तला हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के। अगर उनसे आप मोबाइल के बारे में कहें कि आप मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। तो ये जो जिद आ रही है, जो हकदर नहीं आ रही है, जो माँ बाप की फरमाबरदारी से वो दूर हो रहे हैं, वजह मोबाइल है। देखिए, आपको बता दूँ, 1 हफ्ता पहले की बात है, 1719 साल के 4 बच्चों के दरमियान झगड़ा हुआ। हाँ हाँ, जिसमें एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। जी जी, और उसमें एक 17 साल का बच्चा भी है। जी जी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्रें अभी 20 साल तक भी नहीं पहुँची। जी जी, उनमें अगर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं रहेंगी और रिवेंज इतना बढ़ जाएगा, ये सिर्फ चंद लम्हों का कतार रहती। जी हाँ, जी, उसके बाद तो तबाही बर्बादी है। बर्बादी है। जी जी, अगर परेशान, सब परेशान। अगर थोड़ा सब्र कर लिया जाए या सब्र कर ले, आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं। जी जी, हर कोई कुछ, अगर बाज़ार पे चलते हैं हम, कुछ ही अगर सामने वाले की भी गलती होती है, गाड़ी चलाने वाले की, अरे हम उसको ये कहेंगे अगर देख के गाड़ी चलाओ, तो वो भरम हो जाता है और गाली गलौज पे आता है, बात हाथा मारे पे आ जाती है, हाथापाई पे आ जाते हैं। और देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हैदराबाद में कभी ऐसा माहौल नहीं था, अब तो बहुत बुरे हालात हो गए। बिल्कुल, आपने सच कहा कि देखिए,
रोज़गार के लिए और रहने के लिए हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान में महफूज मुकाम है। अब देखिए यहाँ के जो खाने होते हैं वो इंतहाई सस्ते हैं, रहना सस्ता है, और यहाँ पर आप देखेंगे लोगों में जो मोहब्बत है, हैदराबादी जो होता है असल हैदराबादी, वो कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करता, उस पर इंकिसारी होती है, उस पर सादगी होती है, उसमें मोहब्बत मुरब्बत होती है। हैदराबाद की मेहमान नवाजी पूरे हिंदुस्तान में, सारी जी, जी। दुनिया में मशहूर है। आपने सच कहा कि क्या बाहर के लोग जो आ रहे हैं हाँ। उनकी वजह से, तो इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। जी जी, क्योंकि तो जराइम बढ़ रहे हैं, चोरी जी। के सरखे की वारदात बढ़ रही हैं यहाँ पर, तो देखना ज़रूरी है। सही, जी जी। बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, हैदराबाद यकीन मानिए हैदराबाद फ़र्क़ंद बुनियाद अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त रखता है, पहचान रखता है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये शिनाख्त उसकी शराफत जो है उसके लिए होती है। और आप ये भी बताइए कि जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का कहना है कि वो न्यूयॉर्क सिटी के तर्ज पर इसे तरक्की देना चाहते हैं, और दूसरी अहम बात यह है कि इसे ग्लोबल सिटी बनाना चाहते हैं। हालिया अरसे के दौरान जितने भी बाहर के डेलीगेशन हैदराबाद आए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की, तो वो काफ़ी मुतासिर हुए हैदराबाद की तरक्की को देखकर, और आप इस पर कोई शक नहीं है ये ग्लोबल सिटी बन सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि सरमायादारों की अहम पसंद हैदराबाद तेलंगाना है। जी हाँ जी। क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, आबो हवा है, और गवर्नमेंट्स के जो परमिशंस है कंपनियाँ क़ायम करने के लिए, जिस अंदाज में 15 दिन में आपको मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किसी और रियासत में इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। तो लोग यहाँ पर, आपको बरक़ी दस्तियाब है, आपको अमन व अमान दस्तियाब है, पानी दस्तियाब है, काम करने का कल्चर है यहाँ पर, लोग आपको वर्कर दस्तियाब है, तो इंसानी वसाइल मौजूद है, तो जिसकी वजह से लोग बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर आके सरमायाकारी कर रहे हैं, और रोज़गार से लोगों को रोज़गार भी हासिल हो रहा है। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीट से है। नीट में जो बदगुमानियाँ हुई हैं, नीट एग्ज़ाम में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, MBBS, BDS और आयुष के जो कोर्सेज हैं, यानी BAMS है, BHMS है, और दूसरे जो कोर्सेज हैं उसमें दाखिला लिया जाता है नीट के ज़रिए। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह मोदी हुकूमत में नीट बदगुमानियों का एक ऐसा लगता है कि मजमा बन गया है, अड्डा बन गया है, और NTA के बारे में कहा जा रहा है कि वो नाअहल बॉडी बन गई है, और वो इदारा जो है नीट करवाने के काबिल नहीं रहा है। क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हुकूमत है वो ज़िम्मेदार होती है, और ये हुकूमत के वज़ारत तालीम की जानिब से ये होता है। नीट का NTA जो है वो एहतमाम करती है नीट का, और आपने देखा कि किस तरह पेपर लीक हुआ है। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली कोलैप्स्ड हो चुके हैं, यानी जो नफ्सियाती तौर पर है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं क्यों इंतखाबात के बाद, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। और आपने देखा कि किस तरह वो वाराणसी से भी कामयाब हुए, तो किस तरह कामयाब हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी से लेकर खरगे से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, तमाम के तमाम ने, यहाँ तक के कम्युनिस्ट कायदीन ने, आम आदमी पार्टी के कायदीन ने नीट को लेकर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और हद तो ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्पीकर का ओहदा देने की बात आई है, उसकी फ़िक्र है, लेकिन नीट में जो बदगुमानियाँ हुई हैं, जो फराड हुआ है, जो धोखा हुआ है, और जिस तरह की चीटिंग हुई है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। देखिए रियाज साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत 3 पहियों की गाड़ी पे चलने वाली है जी। चौथा पहिया जो है वो तेलुगु देशम और नीतीश बाबू। ऐसे में वो मैं समझता हूँ कि वो कोई भी फैसला लेने से घबरा रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि हर इलेक्शन, हर इम्तिहान से पहले मोदी बच्चों से खिताब करते हैं। यहाँ परीक्षा पर चर्चा होती है, परीक्षा पर चर्चा होती है, हाँ। उन्हें समझाया जाता है, उन्हें बात की जाती है। लेकिन जब ये बात सामने आई है बड़े पैमाने पे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, आज चंद लोगों को गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से इस पर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, मुबाहिस हो रही हैं। राहुल गांधी ने आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और साथ ही साथ नीट के जो मुतासिर हैं उनसे मुलाकात भी की है, और उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज जारी है। जी जी जी। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इस पर कोई रद्दमल का इजहार नहीं करते, ये अच्छी बात है। और आपने देखा कि राहुल गांधी ने बहुत ही प्यारी बातें की हैं, और बहुत ही हकीकत पसंदाना अंदाज में उन्होंने इजहार ख्याल किया, और कहा कि ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसे रुकाने की कोशिश की है। इलेक्शन में तो वो कैंपेनिंग करे ना भाई, हाँ। वो आज बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देख के वो बच्ची आ रही है यूक्रेन से, कह रही है कि माँ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की वजह से हम बच गए हैं, मोदी ने
यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को रुकवा दी है, शायद उसका हवाला दिया होगा। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि मोदी दावा कर रहे हैं कि मैंने रूस और यूक्रेन जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है और गजा में फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को रुकाने में भी कोशिश की है ज़बरदस्त। और लेकिन उन्होंने कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, देखिए और एक बात क्या है तो ये बच्चों 24 लाख तलबा के मुस्तकबिल और ज़िंदगियों का सवाल है जी। बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब हमको जो बिहार से इतलात मिली हैं कि एक पेपर के लिए 35 लाख 40 लाख या 30 लाख रुपए दिए गए हैं। तो आप बताइए 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक आता है, तो कितने बच्चों से कितने करोड़ों रुपए हासिल किए हो, कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नफसियाती तौर पर बहुत ही वज़ीर-ए-आज़म यानी बहुत गिर गए हैं, समझिए इस तरह की बात उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने हमेशा इनके सारी वो आजिज़ी का रवैया अपनाया। उन्होंने वाइस चांसलर के ऊपर भी कुछ इतराज़ किया। जी जी जी, ये कहा कि एक मखसूस जहनीत की हामिल लोगों को वाइस चांसलर नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सरकारी, उस पर आरएसएस और बीजेपी वालों का कब्जा है, उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसी वजह से इस तरह की बदनामियां हो रही हैं, वो कहा है उन्होंने। देखिए जी जी, तालीम को मजहब से और सियासत से दूर रखने की ज़रूरत है, तभी बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। अब ये जब से मोदी हुकूमत आई है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि मुगलिया दौर के जितने भी बादशाहें थे जी जी, उनकी जो यादगारें हैं या फिर सबक जो भी कुछ है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे हैं, उनको मुहब्ब वतन बता के मुल्क के हीरो बता के पेश किया जा रहा है। तो दूसरी बात नहीं वजह साहब, जैसा कि मुग़ल बादशाह हो या दूसरे जो सल्तनतें हैं, उनके बारे में जिस अंदाज़ में जहर बोला जा रहा है वो सिर्फ और सियासी फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि मुग़ल जो बादशाह हैं, जो उनकी बादशाह गुजरे हैं, उनमें से कम 10 ऐसे थे जिनकी माएँ हिंदू थी और बाई बर्थ इंडियन है जी। इवन आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जिस रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और अमित शाह गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें अगर छोड़ दें तो महात्मा गांधी का गुजरात से ताल्लुक़ है, इवन औरंगज़ेब की पैदाइश गुजरात में हुई। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके या मुसलमान बादशाहों को बदनाम करके हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में तो बता दिया है हिंदू भाइयों ने कि तुम लाख हिंदू कर लो, लाख मुसलमान कर लो, तुम नाअहल हो, तुमने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इसलिए हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और आपने देखा कि किस तरह उन्हें शिकस्त हुई। देखिए और एक बता रहा हूँ आपको मैं, वाराणसी में चप्पल फेंकना कितनी बुरी बात है, एक ताज़ियाने इबरत है। अब ये ना समझिए कि हमको सब कुछ है, जी जी, जनता सब कुछ है। और यकीन मानिए गुरूर तकब्बुर का जो सर होता है वो हमेशा नीचे होता है। जी, हमने कई मिसालें देखी हैं ऐसी गुरूर तकब्बुर की। एक मिसाल थी हमारे पास 10 साल तक हुकूमत थी, देखे ना, गुरूर तकब्बुर था जिसको अवाम ने तार तार कर दिया। अरे क्या गुरूर, क्या तकब्बुर, कपड़े देकर पहचानो और ऐसा शौक दो, ईवीएम को ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन नगर के जो एहतजाजी है उन्हें शौक लगे। अब जो शौक लगा है मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। कहाँ का शौक था? अब उत्तर प्रदेश का शौक था, यकीन मानिए महाराष्ट्र का शौक था। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि अवाम हुक्मरानों को अवामी नफ्स पहचानते हुए काम करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, ज़ात पात मज़हब सियासत से बलातर होकर तरक्याती काम करना चाहिए, तभी हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। जी जी बिल्कुल। अगर हम मज़हब को सियासत में घसीटते रहें और तालीम को मुतासिर करते रहें तो ये अच्छी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म अभी भी टाइम है, वज़ीर-ए-आज़म इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार कर सकते हैं। 24 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, उससे क़ब्ल अगर मैं समझता हूँ कि नीट को मनसूख करने का, जैसा कल यूजीसी नेट को मनसूख कर दिया गया है, इसी तरह नीट को मनसूख करके दोबारा इम्तिहान मुनाकिद करने का ऐलान किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो काबिल सताइश होगा। और साथ ही साथ जिन तुलबा ने नीट की फ़ीस अदा की है उनसे दोबारा फ़ीस वसूल नहीं किया जाए। अगर कोई नए तुलबा बैठना चाहते हैं तो उनसे ली जाए। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे हम।
लेकिन हुकूमत पर शदीद तनकीद की है, NTA पर शदीद तनकीद की है कि आप क्या कर रहे हैं। और वैसे भी 8 जुलाई को इसकी अगली समाअत होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एक तूफ़ान है वो बहुत दूर तक जाएगा, पूरे मुल्क को अपनी लिपेट में ले लेगा और सारे जो तलबा हैं वो ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं और राहुल गांधी को क्रेडिट जाएगा अगर ये मनसूख करते हैं तो नीट। देखिए, अब आपने कहा कि 8 जुलाई को आइंदा समाअत है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त सिर्फ इल्ज़ामात थे। जी हाँ। आज इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, कसूर वालों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला शायद गौर करेगी, नज़रसानी करेगी। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि बिहार में इस सिलसिले में 4 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आई। एक स्टूडेंट की गिरफ्तारी अमल में आई है और उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मेरे फूफा ने, मेरे अंकल ने ये पेपर्स का लीक, पेपर का जो पेपर लीक हुआ था उसका इंतज़ाम किया और 1 दिन पहले वो उसका इंतज़ाम किया गया। मैंने वो पेपर अच्छी तरह याद कर लिया और फिर दूसरे दिन जब गया मैं यानी सेंटर पर तो वहाँ देखा कि वही पेपर था। इस सिलसिले में न सिर्फ अनुराग यादव को गिरफ्तार किया गया स्टूडेंट को, बल्कि सिकंदर यादव उसका जो फूफा है उसे गिरफ्तार किया गया। नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं आप नीतीश कुमार का नाम सुनकर चीफ मिनिस्टर समझेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये एक मुस्लिम का नाम है, बिहार से जिनका ताल्लुक़ है। फिर आपको बता दूँ अमित आनंद को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों ने ये दावा किया था कि हम हिंदुस्तान में होने वाले हर मुसाबिकती या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसका पेपर लीक कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अब सिर्फ आज के हद तक इसको महदूद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 साल पीछे चली जाइए, तब कितने हुए होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, किसी को मालूम नहीं है ना। आज ये इतनी गड़बड़ हुई बल्कि मंजर-ए-आम पे आ गई। 2-4 साल पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद जब भी अब अगर फ़रोख्त हो सकते हैं तो तब क्यों फ़रोख्त नहीं हो सकते, इस पर भी गौर करें। और नहीं, जैसा मैं तो समझता हूँ कि अगर मनमोहन सिंह की हुकूमत होती तो उसका वज़ीर तालीम फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देता। बिल्कुल दे देता। देखिए, अब तो मैं समझता हूँ कि बहुत साल पहले ये अखलाकी जिम्मेदारी की जो बात आप कर रहे हैं वो सियासत से ख़त्म हो गई है। अखलाक नहीं, किरदार नहीं, कुछ नहीं। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।